हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498 अर्थात दहेज के मामले में आपकी जमानत की क्या प्रोसीडिंग है, क्या प्रक्रिया है और जमानत लेते वक्त किन बातों का ध्यान आपको रखना है या किन ग्राउंड्स का ध्यान रखना है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि 498 या दहेज के मामले में होने वाली परेशानियों के बारे में और उस परेशानी से आपको कैसे बचना है उसके भी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप मिस कर गए तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये वीडियो नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी है और यह वीडियो उन परेशान लोगों के लिए है जो दहेज के मामले में परेशान हैं और अच्छा खासा पैसा खर्च कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पैसा कहां देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए, कहां पैसे की आपको बचत करनी चाहिए। कोई भी अधिवक्ता ये नहीं बताता कि पैसे कैसे बचत करें, कैसे आपका पैसा बर्बाद होने से बचेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के हित की होती है और ऐसा नहीं कि काम कहीं भी आप कराएं। अगर आप चीज़ें समझते रहेंगे, चीज़ों को जानते रहेंगे, तो उसमें फ़ायदा आपको है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वरना भाई कानून के पढ़े लिखे तो आप हैं नहीं, कानून तो आपने पढ़ा नहीं है, तो बेवकूफ़ तो बन ही जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन अर्थात प्रार्थना पत्र किसी भी थाने में, आपसे संबंधित थाने में दे दिया गया, दहेज के लिए मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, प्रताड़ित किया, तमाम चीज़ें जोड़ते हुए एफआईआर कर दी जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, तभी बुलाया जाता है आपको थाने। तो आपको थाने में जाने में बिल्कुल भी हिचक और डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप थाने पे जाइए, अपनी बात रखिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है। भाई लड़की भी बताएगी अपनी बात काउंसलिंग में, आप भी अपनी बात बताएंगे। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उससे ही रिकॉर्डिंग, उसके ही रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं कंसीडर करते हुए एफआईआर लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। अब अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आपको बता दें कि 1% कोई भी समस्या आपके पास नहीं आने वाली, आपको किसी से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने अपराध किया है, देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, छोटी मोटी नोक झोंक वो अलग की बात है। अब नोक झोंक का ये भी मतलब नहीं है कि बस उठाया, बस दे शुरू कर दिया, चोटें आ गई, उसको गाली गलौज किया, मारा पीटा। तो मार पिटाई करना ये अपने आप में शर्म की बात होती है, महिला पे हाथ छोड़ना। दूसरी बात ये और भी ज़्यादा शर्म की बात है कि बेवजह पति पे इल्ज़ाम लगाना। क्यों? क्योंकि भाई आपके हित के लिए ही वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है, आपके हित के लिए वो सबसे ज़्यादा इसलिए कार्य करता है। ऐसा समझिए कि जब शादी हो जाती लोगों की तो बाकी चीज़ें बाद में, पत्नी पहले। ये दुनिया जानती है, ये इसको कहने की बताने की कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं है कि भाई सब पति देवता समान है या सब पत्नी जो है बहुत सती सावित्री है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ बात होगी यहाँ विवाद की, जब एप्लीकेशन दे दी जाती है, बात अगर बन जाती है, जाना आना तय हो जाता है या अलग होना तय होता है, जो भी स्थिति परिस्थिति आई, आपको 1 रुपये थाने पे नहीं देना है। थाने में जाने के बाद कोई भी पुलिसकर्मी दरोगा डराए धमकाए कि भाई ये चले जाओगे, ये हो जाएगा, वो कह दो भैया जो लिखना है आपको लिख दो मुकदमे। हमने जो हमको कहना था हमने अपनी बात पूरी कर दी, बस यही सच्चाई है। अब आपको जो लिखना है वो लिख दो, पहली बात। दूसरी बात ये, जब भी आपको थाने पे बुलाया जाए, आप जाएं या तो उसके पहले या आने के बाद। अब जरूरी नहीं है कि कब, जब भी आपको मौका मिले, एक आप भी अपनी रिटेन एप्लीकेशन अर्थात
लिखित प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधिकारियों को या फिर उस थाने पे दे आइए। चाहे कार्रवाई हो या न हो, उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लो। कहाँ काम आएगी मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब जब एप्लीकेशन दे आओगे तुम्हारी भी बात रहेगी, भाई ये बात सही है, रिटन में हमने दे दिया स्टेटमेंट। दूसरी बात ये, एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि जमानत कब कराना चाहिए, तो आपको हम बता दें कि जमानत जब तक चार्जशीट ना जाए तब तक नहीं कराना चाहिए। अब जमानत कराने का भी दो कंडीशन हो जाती है कि धारा जो है 498, 323, 504, 506, 406 आईपीसी हुआ 3/4 डीपी एक्ट, अगर सिर्फ यही धारा है तो जमानत कब करानी चाहिए। अगर सिर्फ यही धारा है तो आपको जमानत कराने की जरूरत कब पड़ेगी, जब चार्जशीट फाइल हो जाए। जब चार्जशीट फाइल हो जाए, ठीक है, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद सम्मन आएगा आपके पास। कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, तो आपको समनिंग आर्डर होगा, सम्मन भेजा जाएगा। जब सम्मन आए तब अपीयर होके आप बेल करा लें। जो दूसरी कंडीशन में जमानत की बताया, अगर उसी में 377 है, चार्जशीट के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, अगर उसी में 377 है और मेडिकल भी है, तब तो बेल हाई कोर्ट से होगी, लीजिए चले जाओ, हाई कोर्ट डायरेक्शन देना। अगर चार्जशीट में 377 नहीं है, नॉर्मल है, तो चाहे जब आप बेल कराओ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी के साथ और भी चीजें हैं। अगर उसी के साथ 354 है, 377 है, 307 है, 376 है, इस तरह की धारा, तो फटाका आप हाई कोर्ट जाओ। अगर मेडिकल है तो फिर शायद वहां से भी रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में तो भी हो गई। तीसरी कंडीशन, अगर 313 है, ध्यान से सुनना, अगर 313 है और 377 है उन धाराओं के साथ, 498 के साथ, तो आपको बता दें ऐसी स्थिति में आपको एंटीसिपेटिक बेल फाइल करनी चाहिए। अब एंटीसिपेटिक बेल कब फाइल करनी चाहिए, वो चाहे एफआईआर के जस्ट बाद फाइल कर दो, चाहे चार्जशीट के बाद, चाहे जब एंटीसिपेटिक बेल करा लो भैया, नहीं चाहे जब हो सकता है वो जेल भेज देगा। अगर नहीं कराते हो तो जेल वो भेज सकता है। अगर ये, अब आपका सवाल रहेगा, अगर ये फालतू दोनों धाराएं लगी हो, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, तब आपको बता दें कि चार्जशीट तक इंतजार करिए, चार्जशीट में ये धाराएं बाहर हो जाएंगी। लेकिन अगर इन्हीं धाराओं के आधार पर चार्जशीट के पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है 313 के आधार पर, तब आप क्या करेंगे। इसलिए या तो अरेस्ट स्टे ले लो या तो एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर लो। ये दोनों काम हाई कोर्ट से ही होंगे, वो मर्जी आपकी क्या करना। क्रिमिनल रिट में फाइल होगा जो है स्टे का, और एंटीसिपेटिक बेल तो आप समझ ही रहे हैं जो बेल का प्रोविजन है 438, 439 में रेगुलर बेल। चलिए एक और बात मज़ेदार आपको बता दें। कुछ लोग सवाल करते हैं क्या एनबीडब्ल्यू के बाद भी हमारी जमानत सेम डे हो जाएगी। तो आपको बता दें 498 की अगर जो नॉर्मल धाराएं जो लगती हैं वो है और एनबीडब्ल्यू जारी है, तो आपकी बेल आसानी से उसी कोर्ट से हो जाएगी। कोई भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या का समाधान करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, तुरंत बेल हो जाएगी। इसलिए आप परेशान ना हो। और 2-4-10 तारीख से नहीं, सालों साल से अगर वारंट है तो भी जेल नहीं जाना, तो भी बेल हो जाएगी। और एक चीज़ कि अगर जब बेल जमानत आप बेल एप्लीकेशन फाइल करें, तो जो आपने पूर्व में एप्लीकेशन दिया है, जो हमने बताया थाने जाते समय या उसके आने के बाद, सारी चीज़ों को लिख दीजिए। साहब हम तो ले जाना चाहते, क्यों नहीं चल रही है, कहीं कोई मारने पीटने का कोई मेडिकल नहीं इसके पास, बेवजह बिना कारण बताए मायके में रह रही है, बिना किसी युक्त कारण के रह रही है, कोई अच्छा कारण नहीं, कोई रीजनेबल डाउट कारण नहीं है कि जो है ये अपने आप मायके जाकर रह रही। क्यों रह रही भाई, चले ससुराल चले, इसको कोई दिक्कत हो तकलीफ हो, चल के आप फ़ोन करें थाने पे पुलिस को। अगर दिक्कत ही नहीं है तो काहे के लिए आ रहे हैं।
तो इस तरह से आप जमानत अपनी करा सकते हैं। दूसरी बात ये, चाहे नाम काटने के लिए या नाम घटाने बढ़ाने के लिए या धारा घटाने बढ़ाने के लिए या जेल से बचने के लिए, इन सब किसी भी मामले में आपको किसी पुलिस को 1 रुपया नहीं देना है। कोई भी मामला हो, 498 का ही हो, आपको मैं बता दूं 90% लोग पुलिस को 20-50 हज़ार दे देते हैं, लेकिन वकील जो आपको काम आपका कराएगा, स्टे करा देगा, अरेस्ट स्टे करा देगा, एंटीसिपेटिव बेल करा देगा, उसको पैसा देने में कंजूसी करते हैं। जितना आप थाने पे दरोगा को दे आते हैं, पुलिस वालों को दे आते हैं, उतने में सारा मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें आदमी नहीं ध्यान देता। तो पैसे की बचत करें। हाँ, हालांकि ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो पैसा नहीं लेते हैं, जो लीगल चीज़ें हैं, जो सही बात है उसी को इन्वेस्टिगेट करके फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगा देते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि सब ईमानदारी हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको बता दें कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जानना। एक कॉमन सी चीज़ें आप अगर आप जानते रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। और एक चीज़, एंटीसिपेटिव बेल हो या रेगुलर बेल आप जब करा लेते हैं, जब बेल आउट हो जाते हैं, तो चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन धारा 227 CRPC के तहत आप जरूर दे दें। अगर उसमें उन्मोचित कर दिया जाता, कुछ लोगों का नाम बाहर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए, गारंटी है वो नाम बाहर हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट